Good morning. Yes, beta. Today we learn chapter 5 primary activities. प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसा कि आप लोग पढ़ के आए हुए हैं कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कमर्शियल या इकोनॉमिक को ज्वाइन करने वाली हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम कह सकते हैं। उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये तीनों एक्टिविटी आप पढ़ के आए थे, लेकिन अब आपको दो एक्टिविटी और यहाँ पे नज़र आएगी, दैट इज़ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वाइनरी एक्टिविटीज़। तो आने वाले जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, ये आपकी 5 चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड। 6 चैप्टर आपका है, 6 जो चैप्टर है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड, और 7th चैप्टर जो है वो टर्शरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, ये चैप्टर वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन या कुछ ना कुछ इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको इम्पोर्टेंट चैप्टर करके आप थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। इजी बहुत है, बहुत इजी चैप्टर है, आप हमेशा पढ़ते हुए आए हैं, तो बहुत इजी चैप्टर आपको ये मिलेगा। चलिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ which generate income are known as economic activities। ठीक है, ऐसा कोई भी काम जिससे इनकम जनरेट होती हो, जिससे प्रोडक्शन बनता हो, वो क्या कहलाएंगी? हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कहलाती है। और इसको हमने डिवाइड किया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ओके, अब क्वाटरनरी भी है उसके अंदर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी कहलाती हैं? ये डेफिनेशन है, primary activities are directly dependent on environment as these refer to utilization of earth resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals। यानी कि डायरेक्ट नेचर से जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है। ओके, इसमें इंक्लूड हो जाती है। इट दस इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग। स्टार्टिंग में कैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी थी? हंटिंग और गैदरिंग करके, शिकार करके खाते थे, इकट्ठा करके रखते थे हम लोग। ठीक है, पास्चरल एक्टिविटीज़, पशुओं को पालन करना, ठीक है, उनको पालना, उनको पालतू बनाना। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वारिंग, ये सारी की सारी क्या है? नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाएंगी हमारी। ओके, चलिए अब एक इसको मार्क कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। क्योंकि फिज़िकल वर्क करते हैं, बाहर मेहनत करके काम करवाना पड़ता है, फिज़िकल वर्क ज़्यादा है और नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। कई वर्कर्स आएंगे अभी, अपने साथ चलेंगे साथ में, वाइट कॉलर, रेड कॉलर, पिंक कॉलर, ग्रे कॉलर, है ना, गोल्डन कॉलर, कौन कौन से, तो वो हम कलर्स का पढ़ेंगे उसके अंदर। तो रेड कॉलर वर्कर्स कौन से? हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, अब हंटिंग एंड गैदरिंग, सबसे पहले बहुत इजी सा टॉपिक है हमारे पास। हंटिंग और गैदरिंग का मतलब पता ही है अपने को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो पहले रहते थे, जो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग थे हमारे पास, जो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले जब बिल्कुल लो लेवल टेक्नोलॉजी था, कुछ भी था ही नहीं हमारे पास, तो क्या करते थे? कुछ खाने पीने का ना, उनको एग्रीकल्चर करना भी नहीं आता था, तो क्या करते? शिकार करते और मांस खाते थे सीधा। पकाना भी नहीं आता था, अभी ये मान लीजिए, बिल्कुल। तब क्या था उनके पास? शिकार करना और खाना। तो ये किसके ऊपर बेस्ड थे? एनिमल पर बेस्ड थे। तो ये सब किसके ऊपर बेस्ड थे? पहला, एनिमल विच दे हंटेड, उन्हीं के चमड़े को पहनना, उन्हीं के चमड़े से घर गुर बना लेना, वहीं छप्पर ऊपर बना लेना, ठीक है, लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके जंगलों में रहना, ठीक है, उनको खाना, ये सारा चीज़ें उनका काम था, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के लोग थे। द एडिबल प्लांट, या फिर क्या करते थे? एडिबल प्लांट विच दे गैदर, कहाँ से? फॉरेस्ट से लेके आते थे, फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, उनके आसपास के एरिया जो फॉरेस्ट का होता था वहाँ से या जंगल में से इकट्ठा करके जो खाने योग्य जो प्लांट होते थे, जो खाने के काम आए, उनको इकट्ठा करते थे, या एनिमल्स को हंट करके उनका शिकार करके उनको रखा जाता था, खाता था। तो primitive societies depended on the wild animal
पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। अब मोस्टली कौन से लोग थे, जो या तो बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहते थे, हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट में, वो हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। जो कोस्टल एरिया पे रहते थे वो फिशिंग वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हुई, तो लोगों का ये जो हंटिंग और गैदरिंग का ये सिस्टम वो है चेंज होने लग गया उसके अंदर। और जैसे जैसे हंटिंग और ये चीज़ें ज़्यादा भी बढ़ी तो कुछ स्पीसीज़ भी यहाँ से ख़त्म होने लगी, गायब होने लगी, ठीक है। तो उसको भी हमने देखना है आगे। द अर्ली हंटर यूज द प्रिमिटिव टूल्स, स्टार्टिंग में पत्थर से, स्टोन से, भाले से, तीर से, बाद में फिर बंदूक वगैरह बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। पर बीच में तलवार वगैरह, भाला ये बन गया, फिर बंदूक वगैरह बन गई, शिकार, तो बहुत से इसके इक्विपमेंट बनना स्टार्ट हुए। तो स्टोन, ट्विंग्स, एरोज वगैरह, ये सो नंबर ऑफ एनिमल किल्ड वाज लिमिटेड। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, एनिमल कम होना स्टार्ट हो गए। और आप ये बता सकते हो कि इंडिया के अंदर भी बैन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स मार दिए गए और वो कहाँ हुए, ख़त्म होने के उसके कगार पे आ गए हैं, ख़त्म होने की सिचुएशन में पहुँच गए हैं। तो गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन। दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन। गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड कहाँ पे, इन द रीजन विद द हार्श क्लाइमेट कंडीशन। हार्श क्लाइमेट कंडीशन वही वेरी हॉट या वेरी कोल्ड, वहाँ पे जहाँ पे आने वाले पता है 6 महीने 8 महीने कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, इकट्ठा करके उसको रखेंगे। इट ऑफन इन्वॉल्व द प्रिमिटिव सोसाइटी हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट, जो प्लांट को रखे थे, और एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर फूड। किस लिए करते थे, अपनी खाने की पूर्ति करने के लिए, अपने कंज्यूम करने के लिए, उसको शेल्टर के लिए, अपने क्लोथिंग के लिए, इन सबको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी के अंदर क्या चाहिए था, पैसा बहुत कम चाहिए था, कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती थी, टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी, और अगर थोड़ा बहुत कुछ हमें आता था भी ग्रो करना तो वो भी बहुत कम था, बहुत छोटा सा था। इतना नहीं था कि हम उसको सरप्लस कर सकें, या ऐसा कोई वैल्यू नहीं बनी थी कि मार्केट में बेच सकें, या एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया था, इतना भी हमारे पास नहीं था हमारे पास। ये हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ चलती थी, ठीक है। चलिए, अब गैदरिंग कौन से एरिया में प्रैक्टिस होती थी, दैट इज़ हाई लैटिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फिगर 5.2, ठीक है। कौन सा फिगर है, जस्ट नीचे इस पे आप देखिए, ये फिगर है हमारा 5.2, इसको एक्सप्लेन किया गया है। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन में फिगर आएगा जिसमें नीचे का ये एरिया हटा दिया जाएगा, एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग, फिगर 5.2 जो नीचे लिखा हुआ ना, ये हटा दिया जाएगा और आपको जस्ट ये फिगर दिया जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन कीजिए इस फिगर का, इसकी पहचान कीजिए ये कौन सा फिगर है, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है या बीच में 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन 101% यही होता है इतने सालों में कि इसको आइडेंटिफाई कीजिए, कि पहला यही है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा फिगर है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्सटेंस गैदरिंग का फिगर है, उसको डिनोट कर रहा है। फिर दूसरा होगा कि इसका एरिया बताइए, कौन कौन से एरिया के अंदर होते हैं। तो इसको जो एक्सप्लेन करना है वो ये क्वेश्चन 2 पॉइंट आपके पास हैं कि हाई लैटिट्यूड जोन विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड साउदर्न चिले। कनाडा के अपर पार्ट, यूरेशिया का अपर पार्ट और चिले का साउदर्न पार्ट, चिले साउथ अमेरिका के पास में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ओके। देन लो लैटिट्यूड्स सच एज द अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बताइए इस फिगर के अंदर। फर्स्ट पार्ट में ये बताया आपको सबसे यूरेशिया का पार्ट ऊपर, ठीक है। ये आपको पार्ट बताया कनाडा का नॉर्थ पार्ट और यहाँ पे चिले का साउदर्न पार्ट, ठीक है। सेकंड में आपको बताया ये अफ्रीका का पार्ट, ठीक है, ये अमेज़न बेसिन का पार्ट, देन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फ्रिंग्स और ये चाइना के आसपास यूरेशिया का पार्ट कुछ, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि लो लैटिट्यूड दैट मीन्स जो इक्वेटर के पास में, हाई लैटिट्यूड दैट मीन्स जो इक्वेटर से दूर है, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल गैदर्स। धीरे धीरे आजकल क्या हो गया, गैदरिंग इकट्ठा करते हैं, हम भी स्टोर करके रखते हैं चीज़ें, स्टोर करते हैं उसको, इकट्ठा करते हैं, तो उसको
मॉडर्नाइजेशन कर दिया हमने। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्लांट्स आ गए, उनकी लीव्स आ गई, बार्क्स ऑफ द ट्रीज़ आ गए, मेडिसिन प्लांट्स आ गए, ठीक है। ये सब क्या करते हैं हम, एक प्रोसेसिंग करके इनको सुखा के करके प्रोसेस करके उनमें कुछ केमिकल मिला के प्रिजर्व करके उनको रख लेते हैं और मार्केट में काफ़ी लंबे समय तक बाद में बेचते रहते हैं। तो बाग जो छाल होती है पेड़ों की वो यूज़ की जाती है कुरेन के लिए, टेनिन जो निकलता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉक वगैरह बनाने के लिए, लीव जो है वो दूसरे मटेरियल के लिए, जैसे चाय की पत्तियाँ चाय वगैरह पीने के लिए, कॉफ़ी चाय ये सब चीज़ें बनती हैं, ड्रग्स कॉस्मेटिक, ठीक है, फैब्रिक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नट्स फ्रूट्स वगैरह ये सब खाने के काम आते हैं हमारे। तो ये सब चीज़ें रबड़ ये हमारा बनता है, ये सब पेड़ पौधों से हमें मिलता है। इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और प्रिजर्व करके रख लिया जाता है और फिर मार्केट में बेचा जाता है। चलिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके पास कि च्युइंगम खाने के बाद यानी कि जो उसका फ्लेवर है वो चला जाता है, फिर आप जो चबाते रहते हो 1 घंटे तक उसको, जो रबड़ सा होता है चबाते, उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ चिकल, ठीक है, उसको चिकल कहा जाता है और वो जपोटा ट्री से बनता है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि चिकल क्या कहते हैं उसको, चिकल, और कौन से ट्री से बनता है, जपोटा ट्री से बनता है। तो ये भी ध्यान रखें, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। यस, गैदरिंग हैज़ अ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। बहुत मुश्किल है इसको ग्लोबल लेवल पर इम्पोर्टेंट होना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टोर कितना करोगे आप उसमें। प्रोडक्शन सच एन activity cannot compete in the world market. Moreover, the synthetic products often of better quality and low prices जो बनाए जाते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट वो ज़्यादा क्वालिटी में होते हैं, कम पैसे में मिलेंगे। have replaced many items, ठीक है, supplied by the gathered in the tropical forest। चलिए उसके बाद गैदरिंग के साथ साथ अब क्या हुआ कि थोड़ा सा इंसान जो है इम्प्रूव हो गया, टेक्नोलॉजी उसकी इम्प्रूव होगी। शिकार करते करते बेचारा थक गया, ठीक है, हंटिंग करते करते शिकार करते हुए इकट्ठा करते हुए थक गया, तो उसने क्या करना शुरू किया, पास्टोरलिज्म शुरू हो गया, यानी कि पशु पालन करना स्टार्ट कर दिया, पशु को पालना शुरू। तो उसने कहा यार पता नहीं कब शिकार मिलता है, नहीं मिलता है, किसी दिन मिलेगा मार के खाएंगे, 4 दिन नहीं मिला फिर भूखे रहेंगे, फिर कोई मिला फिर खाएंगे। तो इससे बेटर है कि ऐसे चीज़ों का पालन किया जाए, ऐसे लोगों को, ऐसे जानवरों को पाल लिया जाए जो वो जब चाहें उनको काटा जाए, खाया जाए और आराम से ज़िंदगी जी जाए, ठीक है। तो इस रियलाइजेशन के साथ में हंटिंग जो है अनस्टेबल एक्टिविटी थी। ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, सोचा और वापस क्या किया, डोमेस्टिकेशन किया, किसका, एनिमल्स का, एनिमल को पालना स्टार्ट किया, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अब जैसी जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में थी वैसे वैसे उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, उनको रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डिपेंड ऑफ द देयर जियोग्राफिकल एरियाज, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, और एनिमल रेयरिंग टुडे इज प्रैक्टिस आइदर एट द सब्सटेंस ऑफ एट द कमर्शियल लेवल, और अब आजकल जो है मॉडर्न में तरीके में कमर्शियल लेवल पे भी होना स्टार्ट हो गया। तो इसी के अंदर आता है हमारे पास नोमैडिक हर्डिंग या पास्टोरलिज्म या नोमैडिक हर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, पास्टोरल नोमैडिज्म इसको कहा जाता है या नोमैडिक हर्डिंग भी कहा जाता है, तो दोनों ही एक ही बात है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस सोसाइटीज़ इसको यूज़ करती थी मोस्टली। वो क्या करती थी, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। कितने चरागाह उनको मिलते हैं, पास्चर्स वहाँ पे कितने अवेलेबल होते हैं, कितने बड़े घास के मैदान उनको, प्लेन एरिया कितना बड़ा मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। जब घास ख़त्म हो गई उस एरिया के अंदर तो अपने पालतू पशुओं को लेके वो आगे निकल जाते थे, अपने कैटल्स को लेके आगे निकल जाते थे। तो इस तरह से वो काम करते थे, मूव करते रहते थे। तो ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल डिफाइंड टेरिटरी। अब ये भी एक अच्छी क्वालिटी है इसकी कि सबकी एक टेरिटरी थी, एक एरिया था, एक क्षेत्र था, एक रीजन था, उस रीजन में जाते थे। क्योंकि अब तक क्या है, समझदार हो गए तो बाकी दुनिया भी तो समझदार हो गई, तो सभी के बीच में क्या हुआ, कबीले वगैरह बन गए, एक दूसरे से जानवर अगर दूसरे के एरिया में चरने चले जाते तो क्या होता, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती, झगड़ा होता था कि तुम्हारे जानवर मेरे एरिया में क्यों चल रहे हैं और मेरे जानवर तुम्हारे, क्योंकि जो कैटल्स थे, जो ये पालतू पशु थे, यही उनकी वेल्थ हुआ करती थी, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशन भी बन गया उनका शांति बनाए रखने के लिए कि इस एरिया के अंदर आप अपने जानवर चराएंगे, इस एरिया में हम अपने जानवरों को चरवाएंगे, ठीक है। A wide variety of animal is kept in the different region
इन ट्रॉपिकल एरिया, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका जो हमने बात की, जैसा एरिया होगा जैसे वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे उनको रेयर किया जाएगा, उनको पाला जाएगा। देन कैटल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक। तो सहारा एंड एसिटिक डिजर्ट के अंदर शीप्स, गॉट्स, कैमल, इनको रेयर किया जाता था। माउंटेनस एरिया के अंदर जो है एंडीज, याक या लामाज, ठीक है। आर्कटिक के अंदर रेंडियर जो है, जो उनको पाला जाता था। तो इस तरह से जिस एरिया के अंदर जो जानवर या जो एनिमल वहाँ पे अवेलेबल था जिनको वो पालतू बना सकते थे, उनको उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, चलिए। तो पास्टोरल नॉमिनिज्म इज एसोसिएट विद द 3 इम्पोर्टेंट रीज़न। पहला कौन सा था? द कोर रीज़न। अब ये फिर फिगर 5.4, यहाँ पे देखिए फिगर 5.4 है। कौन सा फिगर है हमारे पास? ये नीचे आएगा पास्टोरल नॉमिनिज्म, दिस वन, फिगर 5.4, एरिया ऑफ द नॉमेडिक हर्डिंग। तो इसको आपने वही आइडेंटिफिकेशन करना है और इस एरिया के बारे में बताया है। जो अपर एरिया है सहारा का है, फिर ये पेनिनसुलर जो अपना ब्लॉक है कौन सा है? ये अरेबियन पेनिनसुला, उसके बाद ये मंगोलिया और चाइना का कुछ पार्ट है। ठीक है, ये मेडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड का वेस्टर्न पार्ट है और अफ्रीका का ये साउथ वेस्ट पार्ट है कुछ। तो ये सब एरिया जो है, और ऊपर ये यूरेशिया का पार्ट है जिसे टुंड्रा रीजन भी कहा जाता है। तो ये एरिया जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? नॉमेडिक हर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ पे, ठंडा कोल्ड क्लाइमेट है, आप देख सकते हो उसमें। तो इसी को एक्सप्लेन किया इन्होंने यहाँ पे। तो इसके साथ ये ज़रूर लाइन मैच कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। द कोर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका की बात की है। ईस्ट वर्ड अक्रॉस द, जो ईस्ट की तरफ जाता हुआ है, कहाँ पे? अरेबियन पेनिनसुला को कवर करता हुआ, देन मंगोलिया और फिर सेंट्रल चाइना तक ये जा रहा है। ये एक रीज़न था जहाँ पे ये नॉमेडिक हर्डिंग या पास्टोरल नॉमिनिज्म की एक्टिविटी होती थी। ठीक है। सेकंड रीजन कहाँ पे है? टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, जो अपर पार्ट हमने बताया था रशिया के ऊपर, दैट इज टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ठीक है। और इन साउदर्न हेमिस्फीयर में कहा था देयर इज ए स्मॉल एरिया इन द साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड वन ऑफ आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, जो अफ्रीका के साथ में आइलैंड बताया था दैट इज मेडागास्कर। ठीक है। तो ये 3 पार्ट में इसको आपने लिखना है, 3 पॉइंट आपके बन जाएंगे और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, मैथ बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है। नहीं भी आता तब भी आपने ये तो याद रखना ही रखना है, लर्न करना ही करना है इसको। चलिए, मूवमेंट इन द सर्च ऑफ द पास्चर इज अंडरटेकन either over vast horizontal distance of vertical from one elevation to another in the mountainous region। अब होता क्या था कि जब गर्मियाँ होती थी, समर्स आते थे, तो प्लेन एरिया से लोग माउंटेनस एरिया की तरफ मूव करते थे, अपने पास्चर्स को लेके, अपने जानवरों को लेके साथ में चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको घास वगैरह मिल जाती थी। और जब विंटर्स होते थे तो माउंटेनस एरिया से वापस आते थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे घूमने वाले लोगों को, ऐसे जगह बदलने वाले लोगों को, ठीक है, हम क्या कहते थे? ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। ये वर्ड नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू पास्चर्स ऑन माउंटेन एरिया के अंदर ड्यूरिंग द समर एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पास्चर्स टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग विंटर्स इज नॉन एज ट्रांस ह्यूमन्स। ओके, तो वो ट्रांस ह्यूमन्स कहलाते थे। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 वर्ड में भी आ सकती है आपके, तो इसको याद है। अब ऐसी कौन सी जातियाँ थी हिमालय एरिया के अंदर, कौन सी जाति? कोई एग्जांपल्स बता दीजिए। दैट इज़ गुज्जर्स, बकरवाल्स, गदीज, बोतियाज। ये ट्राइबल पीपल या जाति हम इनको कह सकते हैं, जो माइग्रेट करती है फॉर प्लेन टू माउंटेन एरिया के अंदर समर में, और वापस विंटर के अंदर प्लेन एरिया के अंदर। ठीक है, टू द प्लेन फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड pastures in winters. Similarly, in the tundra regions, the nomadic herders move from south to north. Tundra region कहते हैं बिल्कुल जो ठंडे इलाके थे, जो यूरेशिया की बात की थी हमने, that is tundra region. South to north in summers and from north to south in winters. ठीक है, ये हम बात करते हैं मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं समर्स में, क्योंकि साउथ में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो हम नॉर्थ की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, हाई लैटीट्यूड की तरफ, ठंडे इलाके को ढूंढते हुए। ठीक है, और
वापस आते हैं विंटर्स में नॉर्थ से साउथ की तरफ गर्म इलाके को ढूंढते हुए नीचे की तरफ जब ठंड बढ़ जाती है नॉर्थ में। चलिए, द नंबर ऑफ पास्चरल नोमैडिज्म हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड द एरियाज ऑपरेटेड बाय दैम श्रिंकिंग। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि आजकल पास्चरलिज्म का जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, नोमैडिक हर्डिंग जो है कम होती जा रही है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। इसके क्या रीज़न है? तो दो रीज़न है यहाँ पे। इम्पोजिशन ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्री एक रीज़न कि दुनिया बंट गई है अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, इसलिए यहाँ पे भी ये दिक्कत होगी। वो एक कंट्री से बेचारे दूसरी कंट्री में नहीं जा पाते थे, पहले चले जाते थे, अब उनको नहीं जाने दिया जाता। फिर न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज़, और जो कंट्रीज़ बन गई हैं उनमें अलग अलग लोगों को उन्होंने बसाने के लिए अपने अलग अलग एरिया को चूज़ करना स्टार्ट कर दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम उनको आना स्टार्ट हो गई। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि पास्चरल नोमैडिज्म या पुराने प्रिमिटिव सोसाइटी किस तरह से रेयरिंग करते थे। अब इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता है वो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग कहाँ पे होती है, इसी से जुड़ा हुआ है। अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में क्या होता था, ये आजकल मॉडर्न तरीका है, आज भी हम रेयरिंग कर रहे हैं लेकिन मॉडर्न तरीके से कर रहे हैं। अब हम भागते नहीं हैं, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह ट्रांस ह्यूमन्स नहीं बनते, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मोर ऑर्गेनाइज तरीके से इसको काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, काफ़ी पैसा चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव है ये। अब ये टॉपिक, ये पॉइंट्स हैं इसके। अब कई बार आप पूछते हैं सर इसमें क्या लिखे हैं, हमें समझ में नहीं आता कमर्शियल लाइवस्टॉक में लिखे हैं क्या, तो ये पॉइंट्स हैं कि मोर ऑर्गेनाइज्ड एक पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव है 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे रेंचिंग जो है वो इसेंशियली यानी कि एक आपने एरिया कवर कर दिया और इन रेंचेस को आपने छोटे छोटे पार्सल्स के अंदर डिवाइड कर दिया अलग अलग एरिया में, इनमें बीच में फेंसिंग करके आपने इन बड़े जो खेत हैं, आपने खेत लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है, बड़ा फील्ड होना चाहिए, खेत होना चाहिए, उस खेत को आपने छोटे छोटे पार्ट के अंदर फेंसेस लगा के डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सको, उनको चराने के, जानवर को चराने के लिए कंट्रोलिंग की जा सके। एक बाड़े में बाड़े बना दिए, छोटे छोटे बाड़े बना दिए आप ये कह सकते हो उसके अंदर, ताकि एक एरिया के अंदर ख़त्म हो, फिर हम दूसरे में लेके आए, फिर दूसरे में पूरा हो, फिर तीसरे में, तब तक फर्स्ट में वापस ग्रो कर जाएगी घास आपकी, या जो भी उनके जानवरों के लिए आपने चारा उगाना है वो वापस ग्रो कर जाएगा। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम उसको रेयरिंग करें, इस तरह से उनको चरवाने का काम करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ऑन द परमानेंट रेंचेस कवर लार्ज एरिया, और वो डिवाइडेड होते हैं किसमें, छोटे छोटे पार्सल्स में, और पार्सल उसको फेंस्ड किया जाता है, उसमें फेंसिंग लगा दी जाती है, बाड़ लगा दी जाती है वहाँ पे, और उसको जो उनको चराने का, ग्रासिंग का जो काम है वो उसको रेगुलेट किया जाता है। व्हेन द ग्रास ऑफ द वन पार्सल इज ग्रास देन एनिमल मूव टू अनदर पार्सल, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है हमारे पास, इतना समझ में आ गया, ये आप पॉइंट्स में लिखिए। फिर एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल इन अ पास्चर इज कैप्ड अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पास्चर। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है हमारे पास जानवर पालने की कैपेसिटी 100 है, हम 500 पाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 100 है, 100 से ज़्यादा होती है, हम उनको बेच देंगे मार्केट में। हमने नंबर ऑफ जो एनिमल है उतने ही रखने हैं जितने हम उनको पाल सकते हैं, जितने हमारे पास जुगाड़ है, जिसको हम काम में ले सकते हैं कि हाँ सब इतना चारा हमारे पास, इनको खिला पिला सकते हैं, तो उतने रखते हैं। बाकी हम जो नंबर ऑफ बढ़ते जाते हैं उनको हम पुरानों को बेचते जाते हैं, नयों को पालते जाते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है एक तरह से। वन टाइप ऑफ एनिमल मोस्टली रेयर्ड किए जाते हैं यहाँ पे, एक तरह से एक तरह के एनिमल पाले जाएंगे, जैसे शीप है, कैटल है, गॉट्स हैं, तो अलग अलग तरीके से हम उसको, हॉर्सेस वगैरह इनको पालते हैं। किस काम में लेते हैं, मीट, वूल, हाइड, स्किन, चमड़ा वगैरह, ये सब काम करने के लिए काम करते हैं। इनको प्रोसेस किया जाता है, इनको सुखाया जाता है, इनको रखा जाता है, मर जाते हैं तो चमड़ा वगैरह काम आ जाएगा, अदरवाइज़ मीट वगैरह के लिए, सूअर वगैरह है जो मीट के लिए हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मुर्गी पालन है, सूअर है, मछली है, ये सब हम क्या करते हैं, फिशिंग वगैरह ये सब खाने पीने का काम आता है, उनको उस हिसाब से यूज़ करते हैं। देन एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं इनको वर्ल्ड मार्केट के अंदर। रेंचेस इज़ ऑर्गेनाइज ऑन द साइंटिफिक बेसिस, ताकि बीमारियां ना फैलें।
ख़राब ना हो, एक को बीमारी फैली सबको लग जाएगी तो मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो साइंटिफिक बेसिस के अकॉर्डिंग उनको ध्यान रखा जाता है, उनकी डिजीज़ कंट्रोल करने का ध्यान रखा जाता है, उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करने का ध्यान रखा जाता है, बेस्ट ब्रीडिंग मिले, बेस्ट मीट मिले उसमें से। तो एम्फेसिस ऑन द ब्रीडिंग, जेनेटिक उनका इम्प्रूवमेंट किया करने का काम किया जाता है, डिजीज़ कंट्रोल करने का काम किया जाता है, उनकी हेल्थ केयर की जाती है, ठीक है। तो ये सारे काम हम कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के अंदर करते हैं। कौन सी कंट्रीज़, एग्जांपल ज़रूर देना साथ में कि कौन सी कंट्रीज़ में होते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, कहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। मोस्टली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। These are the important country where the commercial livestock rearing is practiced। क्योंकि ये कंट्रीज़ भी कई बार पूछी जाती है। जो आपके पास ये टॉपिक है, ये एरिया है नॉर्मैडिक हर्डिंग का, इसके नीचे आपके पास फिगर है, ये रहा एरिया ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। अब इसमें कंट्रीज़ पूछ लेंगे आपसे, अब आप कहोगे यहाँ तो एरिया बताया ही नहीं है ना, तो इसके एरिया के अंदर आपने क्या कौन सा बताना है यहाँ पे, जो अभी हमने पढ़ा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपने नाम लिख देने हैं। जैसे ही आपके पास ये फिगर आता है और इसमें एरिया का क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने ये नाम बता देने हैं। इज़ इट क्लियर? चलिए, आई थिंक ये आज अपना टॉपिक हो गया और नेक्स्ट टॉपिक कल हम करेंगे एग्रीकल्चर का। हैव अ नाइस डे। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ओके।